इंग्लिश एंड इंग्लिश ऐसे पेपर जो है आपका वो 3 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 रहेंगे, यानी 100 मार्क्स में आपने इंग्लिश ऐसे भी करना है जो अलग से पेपर नहीं होगा इंग्लिश ऐसे का। तो आपने किस तरह से करना है, वहां पे किस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पेपर पे देखते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी होंगे आपके। नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट द सेम। मेंशन question number and the part number clearly before attempting the question. The part of the same questions must be answered together and must not be interposed between answer to other questions. यानी सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन द्वारा जो है उसके अंक संख्या जो है उसके विपरीत दर्शाई गई होगी। इट मीन्स जो उसके मार्क्स हैं वो सामने ही दिए होंगे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही आपने आंसर करना है। बहुत लेंथी आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी है। टू द ब्रीफ जितने भी मार्क्स 5, 10 और या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 वर्ड देना है, तो अकॉर्डिंग टू आपने मार्क्स ही आपने आंसर देना है। प्रश्न के प्रयास से पहले जो प्रश्न संख्या और भाग संख्या जो है स्पष्ट रूप से लिखें। इट मींस आपने जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 ही डालें और उसके बाद उसके अगर ABCD पार्ट है या 1 2 3 4 पार्ट है तो सेम नंबर आपने वहां पे लिखना है कि पार्ट A का ये आंसर है या पार्ट 1 का ये आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है 1 या 2 है। और क्वेश्चन आपने क्या करना है, कंप्लीट, इंटरपोज नहीं करना है, मीन आपने गैप नहीं देना। अगर क्वेश्चन 1 आप कर रहे हैं तो वो पूरा करने के बाद ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट करें। Now question number first है, make a précis of the following passage reducing it to 1/3 of its length, also assign a suitable title। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने उसको 1/3 करके प्रेसी बनानी है और एक सुटेबल टाइटल करना है। जिस टॉपिक पे जो राइटर बात कर रहा है वो टॉपिक हमें निकालकर एक टाइटल देना है। तो सबसे पहले हम पैरे को पढ़ेंगे, इफ देयर बी अ रीगल सॉलिट्यूड, और उसमें जो मुश्किल वर्ड है उनके मीनिंग करते चलेंगे ताकि हमें आसानी रहे समझने में कि एक्चुअल में राइटर किस टॉपिक पे बात कर रहा है और हम टाइटल निकाल सकें। तो रीगल सॉलिट्यूड का मतलब होता है शाही एकांत। इट इज अ सिक बेड। जो शाही एकांत है, जो लोनलीनेस है, वो क्या है, एक सिक बेड है। हाउ द पेशेंट लॉर्ड इट देयर, वहां पे पेशेंट कैसे भगवान होता है। व्हाट कंप्राइजेस ही एक्ट विदाउट कंट्रोल, जहां पे जो उसके एक्ट्स हैं, जो मौज है, कंप्राइजेस का मतलब मौज होता है, वो अपने बेड पे किसी भी तरीके से मौज कर सकता है, एक्ट कर सकता है, इसीलिए जो पेशेंट है वो अपने बिस्तर का लॉर्ड होता है। एंड हाउ किंग लाइक हिज स्वेज, स्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज को झुलाना। हिज पिलो tumbling and tossing and shifting and lowering and the thumping and flattening and molding it। तो अपने पिल्लो को अपने बिस्तर पर वह उछाल सकता है, नीचे गिरा सकता है, शिफ्ट कर सकता है, उसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से यूज कर सकता है, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स जो है अपने बेड का भगवान है, ये बता रहा है राइटर। टू द एवर वेयरिंग रिक्विजिशन ऑफ द हिज थ्रोम्बिंग टेम्पल, थ्रोम्बिंग टेम्पल का मतलब होता है हिलते डुलते मंदिर। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे है कि किसी भी तरह की उसके बेड पे, उसके कमरे में कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, वो फुली फ्री है उस कमरे को यूज करने के लिए, अपने बेड को यूज करने के लिए। कौन, एक पेशेंट, एक बीमार व्यक्ति। ही चेंजेस साइड ऑफनर देन पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियन की तरह, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वो अपनी साइड चेंज कर सकता है। जिस तरह से पॉलिटिशियन पार्टी चेंज कर लेते हैं उसी तरह से एक बीमार व्यक्ति अपनी साइड चेंज कर सकता है। नाउ ही लाइज इन फुल लेंथ, वो अपने बेड पे पूरी फुल लेंथ पे लेट सकता है, देन हाफ लेंथ, फिर हाफ पे लेट सकता है। ऑब्लिकली, ट्रांसवर्सली एंड हेड एंड फीट क्वाइट अक्रॉस द बेड, तो वो कैसे भी अपने बेड का यूज कर सकता है, अपने सिर को किसी भी साइड रख सकता है, फीट को किसी भी साइड रख सकता है, मतलब फुल जो है उसका होल्ड है किस पे, अपने बेड पे, किसका, एक बीमार व्यक्ति का। एंड नन एक्यूजेस हिम ऑफ टर्जीवर्सेशन एंड विद इन द 4 कर्टन्स ही इज एब्सोल्यूट, तो वो अपने कमरे पे बिल्कुल एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष है, उसका जो है कोई भी उस पे कंट्रोल नहीं है किसी भी तरीके का, वो फुल्ली इंडिपेंडेंटली अपने कमरे का राजा है, उसे यूज कर सकता है और किसी भी तरह से वो अपनी लाइफ को जी सकता है। कौन, एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार बेड पे और अपने कमरे पे।
तो दे आर हिज मेयर क्लॉजम, यानी वो अपनी घोड़ी का घुड़सवार खुद ही है, कोई और उसकी घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है। तो पूरी फ्रीडम है एक बीमार व्यक्ति को, यहाँ पे ये बताया गया है, एक एग्जाम्पल घोड़ी का दिया हुआ है। एंड हाउ सिकनेस एनलार्जेस द डायमेंशन ऑफ अ मैन सेल्फ टू हिमसेल्फ, यानी उसकी जो सोचने की सीमाएं हैं उस पे भी उसकी जो है कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो बहुत कितना भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो फुल फ्रीडम उसको मिली हुई है एक बीमार व्यक्ति को। ही इज हिज ऑन एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट, तो वो जो है अपना ही राजा है, अपनी एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट्स किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। एंड सुप्रीम सेल्फिश इज इनकलकेटेड अपॉन हिम एज हिज ओनली ड्यूटी, तो वो किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकता है, मतलब किसी के प्रति उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, केवल अपने ही प्रति उसकी ड्यूटी है। लाइबिलिटीज जो हैं वो खुद के लिए ही है, वही मेंशन करता है, वही उनको पूरा करता है। तो फुल फ्रीडम है यहाँ पे पेशेंट्स को। एंड ही इज द टू टेबल ऑफ द लॉ ऑफ हिम, तो टेबल के इस तरफ भी वो बैठा है और उस तरफ भी वही बैठा है, सुनने वाला भी वही है, कहने वाला भी वही है, तो कोई भी रोक टोक नहीं है। एंड ही हैज नथिंग टू थिंक ऑफ बट हाउ टू गेट वेल, तो उसको अपने अलावा और कुछ भी सोचना नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, तो उसी के लिए वो बार बार जो है एफर्ट्स करता है। किसके लिए? केवल अपने लिए, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता है। कौन? एक बीमार व्यक्ति। What passes out of the decor or within them and so he hears not the jarring of them and affects him not, तो वो क्या है, कोई भी विवाद नहीं है उसकी लाइफ में, जारिंग का मतलब विवाद होता है, एंड कुछ भी उस पर अफेक्ट नहीं करता है, केवल वो अपने बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेशन आपको साथ के साथ बताई दी है, इस तरह से आपने उसका मीनिंग निकाल के। तो क्या है, बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर का राजा है, वह मौज करता है, नियंत्रण के बिना कार्य करता है, राजा की तरह अपने तकियों को झुकाता, उछालता, हिलाता, डुलाता है, तपतपाता है, चपटा करता है, उसे किसी भी तरह से बदल देता है। और अपनी बदलती मांगों के लिए, मतलब जैसे मंदिर मस्जिद का कोई इशू नहीं है, इस टाइप से राइटर कहना चाह रहा है। तो वो अपनी कोई भी मांग रख सकता है, वो पूरी होती है। वह राजनेताओं की तुलना में अक्सर पक्ष बदल देता है, एंड वो लंबाई में लेटता है। सारा मैं आपको ट्रांसलेट कर चुकी हूँ। वो घोड़ी का अपना ही घुड़सवार है। तो कैसे एक बीमार व्यक्ति स्वयं के आयामों को इतना बढ़ा लेता है, मतलब उसकी सोच कहीं तक जा सकती है और उसका कर्तव्य भी किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो कैसे ठीक हो जाए, बस वो केवल ये सोचता है। तो इस तरह से आपने इसकी जो है 1/3 में इसको बदलना है। तो देखिए, इतना आपने इसको डिटेल में समझना है, और आप अगर पढ़ेंगे तो अगर साथ के साथ आप मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग निकालेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसान होती है ये प्रेसी, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो है हम टाइटल मेंशन करते हैं, तभी हम एक प्रेसी बना पाएंगे। तो टाइटल हमने क्या देना है कि राइटर जो है किसके बारे में बात कर रहा है, तो जिसके बारे में बात करना है वो सब्जेक्ट हमने ढूंढना है। तो इसमें राइटर जो है एक बीमार व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो बीमार व्यक्ति क्या है, पेन में होता है, और वो सेल्फ इंपॉर्टेंस को जो है ज्यादा ध्यान में रखता है। तो पेन एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस, एक ये अच्छा टाइटल हो सकता है। या फिर जैसे स्टार्टिंग में उसने रीगल सॉलिट्यूड के बारे में स्टार्ट किया था ये पैरा, तो उसमें क्या था कि एकांत के बारे में बात कर रहा था, तो लॉनलीनेस के बारे में भी बात कर रहा है। तो वो लगातार ये कह रहे हैं बीमार व्यक्ति अकेला है या बेड पे उसका अपना ही राज है, तो सब मतलब उसके बाद कोई थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पे, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपने एकांत के बारे में बात कर रहा है, अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा है। तो निकल के क्या आ रहा है मीनिंग, कि सिर्फ वो सेल्फ इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है या एकांत के बारे में, लॉनलीनेस, अपनी एकाकीपन के बारे में बात कर रहा है। तो ये दो टाइटल आपके सूटेबल हैं। तो जितने भी माइंड में आपके कोई भी पैसेज पढ़ के आ रहे हैं टाइटल, तो जो सबसे सही लगता है वो आपने यहाँ पे एक जो है टाइटल देना है। उसके बाद हम पैरा करते हैं, द सिक मैन बिकम्स अ किंग ऑफ हिज ओन वर्ल्ड, यानी आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में 1/3 करना है इसको। तो ये जो सिक पीपल है वो जो है अपनी दुनिया का राजा है, एंड अनलाइक द ओपनिंग टू द वर्ल्ड दैट सफरिंग ब्रिंग्स टू दोज नोबल ऑफ स्पिरिट, यानी वो व्यक्ति जो है बीमार व्यक्ति अपने जो है टारगेट्स खुद तय करता है, वो अपने लिए ही विशेष है, स्पेशल है, वो किसी और को स्पेशल नहीं मानता है। तो सेल्फ इंपॉर्टेंस को ध्यान दे रहा है। एंड हाउ सिकनेस एनलार्जेस द
dimensions of a man's self to himself, he is his own exclusive object. तो वो अपने लिए ही स्पेशल है, यही कहना चाह रहा है वो. Supreme selfishness is inculcated upon him as his only duty, तो उसकी ड्यूटी अपने प्रति है. and rather than जो है feeling pity for the pain of others, उसको दूसरों के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है. he becomes his own sympathizer. at last he turns is in the recovery from sickness which transform the sick man once again into a common mortal. यानी जो है अपना सिंपेथाइजर बन जाता है और अंत में सारी बीमारी जो है जब उसकी ठीक हो जाती है तो वो एक बार फिर नॉर्मल मैन बन जाता है. तो टोटल जो है ये इसका सार है, ये इसका कंक्लूजन है पैसेज का. तो इस टाइप से आपने प्रेसी करनी है बहुत ध्यान से पढ़ के, और उसका सिर्फ आपने कंक्लूजन यहाँ पे देके और एक सूटेबल टाइटल किस पे देना है जिसके बारे में एक राइटर लगातार बात किए जा रहा है. तो उस पर्सन के बारे में, उस या कोई भी प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में, तो आपने ध्यान से देखना है वो बात किसके बारे में कर रहा है. तो इस टाइप से आपने प्रेसी करनी है. कोई भी प्रेसी आती है तो उसको आपने एक बार फर्स्ट रीडिंग आपने बिल्कुल फटाफट से पढ़ देनी है. सेकंड रीडिंग में आपने मीनिंग उसका निकाल के जो मेन वर्ड है उनको हाईलाइट करके आपने मीनिंग निकालना है. उसके बाद से आपने उसके मन में ही उसकी हिंदी करके उसका मतलब निचोड़ निकालना है कि वाकई वो किसके बारे में, एक तो रिपीट क्या हो रहा है उसमें ये देखना. उससे आपको टाइटल निकालने में आसानी रहती है कि बार बार किसी चीज को रिपीट किया जा रहा है तो इट मींस उसी के बारे में बात हो रही है. तो टाइटल हमारे को मिल जाता है जल्दी से बार बार पढ़ने पे. इस पे आपने 2 से 3 रीडिंग से ज्यादा आपने रीडिंग नहीं देनी है, नहीं तो पेपर छूट जाता है. तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. 2 बार ही पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है. वो आपने टाइटल दे देना है और किसके बारे में बात हो रही है. चीजों पे ध्यान आपने नहीं देना है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट्स की तरफ नहीं ध्यान देना है. जो व्यक्ति या जो प्लेस है या जो कोई एनिमल है, किसी के बारे में जो वो यूज कर रहा है, चीजों को कौन यूज कर रहा है, तो आपने सब्जेक्ट ढूंढ के इसका टाइटल दे देना है. तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है. बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी अगर आप अच्छे से रीड करके उसका छोटा सा मीनिंग निकाल के कंक्लूड करके आप यहाँ पे लिख के उसका टाइटल देंगे. तो इजी क्वेश्चन है, बस समझने में थोड़ी सी आपको जरूरत है कि आप वाकई क्या कहना चाह रहा है राइटर. Now second question है, read the following passage carefully and answer the questions that follow in your own words. ये भी 20 मार्क्स का है. इसमें भी आपने पैसेज पढ़ के आंसर करने. बहुत इजी होता है, लेकिन जिनकी थोड़ी ग्रामर में प्रॉब्लम है उनको मुश्किल पड़ती है अपने वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए. वो भी मैं बताऊंगी आपने कैसे करना है. बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं. इन द लेटर half of the 17th century and practically the whole of the 18th century, the Augustan age. तो यही रुक जाइए. अगस्टन एज कब से कब तक थी? Later half of the 17th century and whole of the 18th century. As they are called, the classics came to exercise a complete hold over English literature. तो English literature का अगस्टन एज के राइटर्स और जितने भी पोइट्स थे उनका पूरा होल्ड था किस पे? इंग्लिश लिटरेचर पे. It was even believed that they represented the highest standard of literacy, beauty, and English writers had only to follow to attain perfection in their art. तो जो भी है इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी राइटर्स थे उनका अगस्टन एज के राइटर्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं. पूरा परफेक्शन था अपनी जो है इंग्लिश के लिटरेचर को लिखने में पूरा होल्ड था. उनका स्टैंडर्ड और जितने भी उनके कंपटीटर थे उनसे बहुत हाई था. टू दिस एंड देयरफॉर दे डायरेक्टेड ऑल देयर एनर्जीज कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग व्हाट देयर ओन प्रोडेसर्स मतलब होता है कंपिटिटर्स, जो जैसे चौसर थे, स्पेंसर थे, शेक्सपियर से हैड अचीव्ड विदाउट एनी डायरेक्ट एड फ्रॉम देम. तो जितने भी उस टाइम के राइटर थे किसके? अगस्टन एज के. वो अपने जितने भी कंपिटिटर थे ऑल उस टाइम के राइटर्स और पोएट्री लिखने वाले थे उनमें जो उनका स्टैंडर्ड था हाई था. और देयर वर 2 चीफ रीजंस फॉर इट. और इसके लिए 2 रीजन थे. कौन से? वन वाज द एक्सेस ऑफ द metaphysical poets and the other the unprecedented influence of the French literacy modes on the English. तो इस टाइप से 2 रीजन थे उनके. जो भी थे बहुत पोलाइटली वो अपनी लैंग्वेज को बहुत प्रोफेशनली अपनी आर्ट को यूज करते थे. इंग्लिश की लिटरेसी को ब्यूटी देने के लिए उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था. अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम. तो मीनिंग आपने समझ लिया है. तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अगस्टन एज एंड व्हाई?
ये कह रहा है कि जो अगस्टन युग की अवधि थी वो क्या थी, तो हम पहले पीछे जाते हैं। तो इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड प्रैक्टिकली द होल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो ये तकरीबन 17 और 18 सेंचुरी का एरिया था, यानी 43 BC टू AD 18। तो इस तरह से आपने लिखना द लेटर हाफ ऑफ द 17, ये आप वहीं से उठा सकते हैं अगर आपने अपनी इंग्लिश नहीं बनानी है तो, लेकिन गलत नहीं बनानी है। अगर आपको वाकई ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप वहीं से लाइनें उठा के लिखें, ये बेटर है, कम से कम आपके पूरा मार्क्स नहीं कटेंगे। तो द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड प्रैक्टिकली द होल ऑफ द 18th सेंचुरी, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने वर्ड्स में लिखना है तो अप्रोक्सीमेटली 43 BC टू AD 18 ये भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है। नहीं पता है तो आप वही का वही लिख दीजिए। अब उन्होंने पूछा है व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑगस्टन पीरियड, बिकॉज द गोल्डन एरा ऑफ रोमन राइटिंग वाज अंडर द एम्परर ऑगस्टस एंड दिस पीरियड ट्राइड टू इमुलेट द अर्लियर वन। अब ये आंसर है इसका। तो आपको अगर अपना बनाना नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने बस यहाँ से ही लिखना है द क्लासिक केम टू एक्सरसाइज अ कंप्लीट होल्ड ओवर इंग्लिश लिटरेचर, बस यहीं तक लिखना है आपने वाई में। और आपको अगर अपना बनाना आता है तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से आपने क्वेश्चन बनाना है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप अपने वर्ड में लिखें, आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है तो आप वहीं से लाइन सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। ये तरीका होता है प्रेसी करने का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू दे डिफर फ्रॉम देयर प्रोडेसर्स, तो अपने कंपिटिटर्स से कैसे वो अलग थे, तो ये बताना है दे रिप्रेजेंटेड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी ब्यूटी विच इंग्लिश राइटर हैड ओनली टू फॉलो टू अटेन परफेक्शन इन देयर आर्ट। ये मैंने आप वहीं से उठा दिया है, जिसको नहीं आता है सेम टू सेम वहां से लिख दो। और जिसको अगर अपनी लैंग्वेज में बनाना है तो वो ये भी लिख सकता है अ ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज गिवन आल्सो टू सोशल बिहेवियर सच एज पोलाइटनेस, कॉमन सेंस एंड द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो उनको जो आर्ट पे पूरा होल्ड था उसमें अपने वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, कॉमन सेंस एंड द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये लिख सकते हैं। अगर जिसको अपनी लैंग्वेज नहीं बनानी है तो वो सिर्फ देयर आर्ट तक ही लिखे जो पैसेज में से उठाया है। इस तरह से ये हिंदी में मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वैसे आपने वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना, आपने इंग्लिश टू इंग्लिश ही आंसर देने हैं। लेकिन सिंपल इंग्लिश में अगर आप अपनी लैंग्वेज बनाते हैं तो सिंपल इंग्लिश में देने हैं। और आपको अगर लैंग्वेज नहीं बनानी आती है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है, आपने वहीं से 2 लाइनें देयर आर्ट तक बस करके आपने क्वेश्चन का आंसर दे देना। नाउ थर्ड क्वेश्चन है What are the 2 reasons behind the Augustan age? वहां पे मैं पीछे नहीं जाऊंगी, बार बार टाइम वेस्ट होता है। तो 2 रीजन वहां पे पैरा में दिए हुए हैं ये वाले। One was the excess of the metaphysical poet, एक तो ये है, and the other the unprecedented influence on the French literacy moods on the English। तो ये भी आपके वहीं से मैंने दोनों लाइनें उठाई हैं। या तो आप ये दोनों रीजन दे दीजिए, या आप जो है अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं द पीरियड ऑफ रोमन हिस्ट्री विच हैड अचीव्ड पॉलिटिकली स्टेबिलिटी एंड पावर एज वेल अ फ्लोरिशिंग ऑफ द आर्ट। तो काफी रिफाइंड उनकी लैंग्वेज थी, अपनी आर्ट में पूरा होल्ड था। इस टाइप से आपने आंसर देने हैं। अपने बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आपने रिस्क नहीं लेना है, वहीं से आपने लाइनें उठा के और वहां पे लिख देनी है। कम से कम आपका गलत नहीं होगा, कोई भी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। तो ये 2 तरीके हैं, या तो खुद से लिखें और या फिर वहीं से उठा के जितना पूछा गया उतनी ही लाइन आप डालें। नाउ इसी का डी पार्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पैसेज में से इन्होंने वर्ड्स ले लिए एंड यूज देम इन सेंटेंस। तो इनके मीनिंग क्लियर करके आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं, वहां से पैरा में से नहीं उठाने हैं। आपने ध्यान रखें, अपने सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहला है क्लासिक्स, अटेन एंड प्रोडेसर हो गया, मेटाफिजिकल हो गया एंड अनप्रेसिडेंटेड हो गया। तो सबसे पहले जो है क्लासिक का मीनिंग क्या होता है, कोई भी मास्टरपीस आपने देखा होगा ना, बड़ी क्लासिक पेंटिंग है तो मास्टरपीस बोल सकते हैं हम, टिपिकल। तो ही इज classic example of a kid who is clever but lazy।
तो इस टाइप से बहुत सिंपल आपने सेंटेंस देने हैं। एंड सेकंड है अटेन, तो अटेन का मतलब होता है कुछ अचीव करना। एंड हियर इज योर अपॉर्चुनिटी टू अटेन अ गोल, तो आपको क्या है यहाँ पे सबसे मेन जो है अचीवमेंट क्या करनी है, आपने गोल करना है। इस तरह बहुत सिंपल इंग्लिश में आपने जो है सेंटेंस बनाने हैं, बहुत मुश्किल नहीं बनाने हैं। फिर इसके बाद है आपका प्रोड्यूसर्स, तो ये है जो फॉर रनर बोल सकते हैं हिज प्रोड्यूसर हैड सीम्ड मच स्ट्रॉन्गर, तो उसका जो कंपटीटर था, कंपटीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर, तो वो क्या था, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद आता है आपका मेटाफिजिकल, ये है सुपरनैचुरल, तो द मेंटली चैलेंज्ड बॉय स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज डेज इन अ मेटाफिजिकल वर्ल्ड इनहैबिटेड बाय फेरीज एंड गुड विचेस, तो इस टाइप से आपने सेंटेंस बनाना है। इसके बाद है अनप्रेसिडेंटली यानी अनमैच्ड, जिसका कोई भी मैच ना हो। इट इज अनप्रेसिडेंटेड जो है फॉर सो मेनी नेशंस टू चेंज देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो क्विकली एंड पीसफुली, तो इस टाइप से आपने जो है ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इजी है बट आपको लैंग्वेज बनानी आनी मस्ट है। अगर आपको नहीं आती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो थोड़ा सा आप ग्रामर की तैयारी कीजिए ताकि आप लैंग्वेज को बना सके खुद से। उसमें क्या है ना, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है आप खुद से अगर अपना आंसर बनाते हैं, और वो जब भी कर सकते हैं जब आपको ग्रामर आती है। Now third question है write an essay in about 300 words on any one of the following topics, तो इन टॉपिक्स में से आपने एक ऐसे करना है। यहाँ पे सिर्फ ओनली चॉइस है आपकी लैंग्वेज पेपर में और कहीं चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, लेकिन आपने एक टॉपिक लेके ऐसे लिखना है। वर्ड लिमिट यहाँ दी हुई है, जब वर्ड लिमिट दी हुई हो तो आपने उस वर्ड लिमिट से ज्यादा ऐसे नहीं करना है, मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने 300 वर्ड्स में ही अपना ऐसे कंप्लीट करना है, और ये 30 मार्क्स का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉपिक्स हम देखते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, मॉब लिंचिंग हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। तो टॉपिक आपने वो लेना है जिसकी आपको पूरी नॉलेज है, फैक्ट्स पता है, वही टॉपिक आप उठाएं। यहाँ पे ज्यादा अगर आप तुक्के मारेंगे तो गलत हो जाएगा और कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वही टॉपिक उठाएं जिसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, और ज्यादा नॉलेज है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको पूरा ऐसे ही आता है। तो जैसे पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। मुझे मालूम है ये जॉन केट्स का सॉन्ग है, एक पोएम है जिससे ये टॉपिक लिया गया है, तो मैं काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और मैं नाम भी दे सकती हूँ यहाँ से। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपको वाकई पता है कि ये जो इन्होंने ऐसे का टॉपिक उठाया ये जॉन केट्स की पोएम से या सॉन्ग से लिया है, तभी आप नाम मेंशन करें। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप नाम मेंशन ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर गलत हो गया तो इंप्रेशन जो है वो खराब पड़ता है, और आपके बाद में आप कितना भी अच्छा लिखो, अगर स्टार्टिंग ही गलत है तो मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है किसी राइटर का नाम या कुछ है तभी मेंशन करें, नहीं तो नहीं करें। तो द अमंग द 5 कैरल written by John Keats, this song is to show the beauty of love through artwork, and this art piece is a Greek plaque decorated with a woman being chased by a bold lover, and the other one is decorated with small cows. The beauty of this poem lies in 2 rhymes of 5 verses and 5 verses, which brings a 2-part structure to the poem, and the obvious meaning is eternal painting, one of eternal love, and the latent meaning is silence, a way to express love without words or sounds. As John Keats said in Greek ancient poetry, beauty and truth are almost जो है synonymous, and beauty is true real beauty, and the fact that both judgment of beauty and judgment of truth are influenced by the fluency of processing, that is the ease with which information is handled, is explained as the reason why beauty sometimes agrees and with the truth sometimes. In fact, recent research has found that people use beauty as a truth indicator in mathematical model challenges.
Beauty is truth and truth is beauty is actually a view of Plato, a classical Greek philosopher who believes beauty is the highest level of the republic. A true poet can tell the truth of beauty. John Keats advocated a new concept in the poem. The world of art and reality cannot be separated. Only the truth is beauty. Truth means that all the experience in the real world are expressed in an artistic form and turn into beauty. Truth and beauty exist simultaneously. All of the antithesis of poetry shows that John Keats' attitude towards life is also his strength and beauty. और फिर आपने conclusion जरूर देना है किसी भी ऐसे का, इसमें भी मार्क्स आपके अच्छे मिलते हैं. conclusion देते हैं हम, निचोड़ क्या निकलता है, truth जो beauty जो हम जिस पे लिख रहे हैं. It is basically a Keats series. The truth is beauty, beauty is the truth. There is nothing to say for me. This wonderful art is very beautiful and it's wonderful way to talk to through incredible truth. And this may be very old, but for me it is erroneous that they have real facial beauty, and it is not really beautiful because there is no soul truth under it. These may be very old fashioned, almost universal terms, but that's how I see it. These pictures are very beautiful, like plastic flowers, and if they want to tell more about the human truth, they will be better with wonderful meaning of great art, wonderful news, poetic news. तो इस तरह से आपने कंक्लूजन देके एसे को कंप्लीट करना है. अब मैं नाउ सेकंड टॉपिक हम उठाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया. इस पे ऐसे कैसे लिखना है मैं बताऊंगी. जैसे पहले मैंने बता दिया, अगर कोई पोएट्री है, कोई थॉट है जिसका आपको पता है कि उसका राइटर कौन है, तो वो आपने कैसे लिखना है. आप कोई पॉलिसी है वो आपने कैसे लिखनी है, तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन पहले देना है. द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट और 29 जुलाई 2020 टू ओवरहॉल द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम. अब आप ये देखिए, आपने डेट कब लिखनी है जब वाकई आपको पता हो कि ये 29 जुलाई को ही लागू की गई थी पॉलिसी. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपने डेट को स्किप कर देना. आपने फिर क्या लिखना है, वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ओवरऑल द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम. कि अप्रूव की थी किसने, यूनियन कैबिनेट ने, और ऐसे जो है ओवरऑल द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम पर. लेकिन आपने डेट स्किप कर दी है. डेट जब भी लिखें जब आपको वाकई पता है कि ये डेट 29 ही है. फैक्ट आपके जेन्युइन और ओरिजिनल होने चाहिए. इट विल ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री. दिस इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द 22nd century, and the aim of new policy is the universalize of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. And the NAP process, NAP matlab new education policy, and some changes including opening up of Indian higher education to foreign universities, and introduction of a 4-year multidisciplinary undergraduate program with multiple exit option. The NAP 2020 aims at making India global knowledge superpower. In school education, the policy focused on overhauling the curriculum on experimental learning and critical thinking. The current 10+2 system in the school will be replaced by a new 5+3+3+4 curricular structure. As per the new policy, there will be year of schooling with 3 years of preschooling. And at school and higher education, Sanskrit will also be included at all level as an option for student. This brings early childhood education under the admit of formal schooling. And conclusion फिर देना है आपने यहाँ पे. The midday meal program will be extended to preschool children. According to NAP 2020, the students should be taught in their mother tongue on regional language until class 5. And the policy also proposed that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040. This policy will boost employment in the country and will radically transform our education system. तो इस टाइप से आपने कंक्लूजन से इसको एंड करना है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें आपने डायरेक्ट जो ब्रैकेट में लिखा है उसी टाइप से आपने जो है क्वेश्चन चेंज करना है। जैसे फर्स्ट ए पार्ट है शट द डोर, चेंज द वॉइस, तो एक्टिव वॉइस से आपने पैसिव में से चेंज करना है, तो ये होगा आपका लेट द डोर बी शट। इन दिस सेंटेंस शट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, तो शट एंड डोर इज द ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से आपने चेंज करना है। वी ऑट टू हरी, ये नेगेटिव फॉर्म में आपको लिखना है इसको, तो वी ऑट नॉट टू हरी। वी डोंट यूज डोंट, डज नॉट एंड डिड नॉट विद ऑट टू। ऑट टू के साथ आपने कभी भी डज नॉट और डिड नॉट को यूज नहीं करना है, डोंट यूज नहीं करना है, इसलिए हम सीधा ऑट नॉट टू हरी करेंगे। एज सुन एज ही केम ही फेल ऑन द ग्राउंड, तो रिप्लेस एज सुन एज विद नो सूनर, तो एज सुन एज को नो सूनर से रिप्लेस करके आपने ये सेंटेंस बनाना है। तो हम एज सुन एज की जगह क्या करेंगे, नो सूनर। फिर इसके बाद डिड ही कम होम एज सुन एज ही फेल ऑन द ग्राउंड, तो आपने इस टाइप से ये सेंटेंस बनाना है। के बाद नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू वॉक, तो रिमूव टू, इसमें टू को रिमूव करके ये सेंटेंस बनाना है। तो टू की जगह हम कैसे करेंगे रिमूव, ही इज सो वीक दैट्स व्हाई ही कुड नॉट वॉक, इस टाइप से आपने चेंज करना है। ही सेड गेट आउट ऑफ माई वे, चेंज नरेशन चेंज करनी है इसकी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको, ये डायरेक्ट है गेट आउट ऑफ माई वे, उसने कहा, अब आपने कैसे इसको इनडायरेक्ट वे में करना है, ही ऑर्डर्ड, उसने मुझे ऑर्डर दिया टू गेट आउट ऑफ हिज वे, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, 5 मार्क्स का है ये, 1 वर्ड में आंसर देना है आपने। ए पार्ट है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ऐसा पर्सन जो 2 पार्टी के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है उसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ, मीडिएटर बोला जाता है, मीडिएटर भी लिख सकते हैं आप इसे, और आर्बिट्रेटर भी लिख सकते हैं। नाउ बी पार्ट है वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रियर लाइफ, यानी बहुत कठोर जीवन व्यतीत करने वाला कौन होता है, ये होता है आपका एस्टिक, जो है एनास्टिक, एक तपस्वी जो कठोर जीवन व्यतीत करे उसे बोला जाता है, जो जंगलों में तपस्या करते हैं। सी पार्ट है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए जो ना काम करके शौकिया तौर पे काम करे तो उसे हम क्या करेंगे, तो शौकिया ही बोलेंगे हम उसे, हम कहेंगे इसे एमेचर। है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी जो एक पर्सन साथ रहते हैं यानी समकालीन एक दूसरे के, उन्हें बोलते हैं कंटेम्परीज। एंड ई पार्ट है अ पर्सन हु इज मेंटली सिक, तो कौन व्यक्ति जो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो अनस्टेबल, अस्थिर। नंबर 6 है यूज द फॉलोइंग इडियम्स इनटू सेंटेंस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, 5 मार्क्स का है ये। तो फर्स्ट है ए पार्ट हिट द नेल ऑन द हेड, ऐसी बात कहना जो बिल्कुल सही हो, से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। तो हम इडियम्स कैसे करते हैं कि जैसे हम ये पढ़ते हैं हिट द नेल ऑन, यानी नेल ऑन का मतलब है हेड पे जब हम उंगली रखते हैं, याद रहे, तो हमारा नाखून जो है वो हेड पे जाता है, तो हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं और सोच के हम सही बात बोलते हैं, तो से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। तो आपने जो है ईडियम से ही आंसर निकालना है। अगर आपको नहीं आता है फिर तो आप फटाफट से लिख दोगे, नहीं आता है तो मैं बता रही हूँ कि आपने वो चीज करके देखनी है, मन में सोचनी है कि ये क्या है। तो नेल ऑन का मतलब है हेड पे नेल ऑन, मतलब उंगली रखना जैसे हम रखते हैं सोचते हुए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, when my car didn't start my friend took one look and said that it's due to a dead battery, seems like he hit the nail on the head। तो इस टाइप से आपने सेंटेंस बनाना है। तो सेकंड बी पार्ट है ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्विश, यानी भेष में आशीर्वाद। तो इसका पहले आप हिंदी करते चले, किसी भी इडियम्स की अगर आप हिंदी करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट हिंदी। ब्लेसिंग क्या हुआ, आशीर्वाद, इन क्या हुआ, में, और डिस्टिंग्विश मतलब भेष, तो आशीर्वाद में भेष। तो समथिंग गुड दैट सीम्स लाइक समथिंग बैड, तो छुपा हुआ जो है आशीर्वाद, मतलब कुछ बुरा हो रहा है लेकिन हम कहते हैं ना कि कुछ बुरा हो गया तो इसमें कुछ अच्छाई हो गई, वो वाला है ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्विश। तो पॉजिटिव पीपल ट्राई टू सी प्रॉब्लम एज ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्विश।
नाउ सी पार्ट है बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बात करना, टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना, मतलब एक ही बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं और मेन बात हम कर नहीं रहे हैं। विल यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। फिर उसके बाद डी पार्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर के साथ दो पक्षियों को मारना, तो मतलब एक साथ एक ही समय में दो गोल अचीव करने। आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन एंड पिक्ड द किड्स अप ऑन द वे टू द सुपरमार्केट, मतलब सुपरमार्केट जाते हुए मैंने स्कूल से अपने बच्चे को भी ले लिया, तो एक ही टाइम में मैंने दो काम कर दिए, तो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नाउ ई पार्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी विभाजित दूध पर रोना, तो थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डन, जो चीज हो गई है उसी पर हम रो रहे हैं जबकि हम उसे सुधार नहीं सकते हैं, तो इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ही इज स्पेंड ऑल द मनी एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, तो बाद में रोने से कुछ नहीं होता। 7 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, तो कौन सी लिस्ट दी हुई है, फिश, ट्रॉमा, वाटर, मॉन्स्टर, पार्ट, ये 5 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले आपने क्या करना है, जो इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं उसको आप समझ लीजिए क्या वर्ड है। फिश मतलब मछली, ट्रॉमा मतलब घातक, वाटर मतलब पानी, एंड मॉन्स्टर मतलब कीड़ा, और पार्ट मतलब भाग। फिर आ जाइए आप फिलिंग द ब्लैंक्स पे। ए पार्ट है क्रिटिक्स डिसलाइक टीएस एलियट्स ऑफ लैंग्वेज, तो जो है लैंग्वेज का सबसे पहले क्या होता है, लैंग्वेज का क्या, कीड़ा, किताबी कीड़ा, तो जो क्रिटिक्स हैं वो डिसलाइक करते थे किसको, टीएस एलियट्स की लैंग्वेज को, क्यों, क्योंकि मॉन्स्टर ऑफ लैंग्वेज माना जाता था, तो सबसे पहले में आ गया मॉन्स्टर, तो ये हट गया, आपका अब रह गया फिश, ट्रॉमा, वाटर एंड पार्ट। तो सेकंड है ही इज डैश इन द फ्लावर गार्डन, तो क्या था, ही इज डैश fish in the flower garden। and C part है the dash department was established in 1995 एंड तो क्या था, द वाटर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट किसका होता है, फिश का डिपार्टमेंट नहीं होता, मॉन्स्टर का डिपार्टमेंट नहीं होता, ट्रोमा का डिपार्टमेंट नहीं होता, पार्ट का डिपार्टमेंट नहीं होता, तो क्या है, वाटर डिपार्टमेंट। तो फिर डी पार्ट है द डैश मूवमेंट ब्रॉट डैश एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो द कौन सी मूवमेंट, तो पार्ट मूवमेंट, जब इंडिया विभाजन हुआ था तो क्या दिया, उसका एक घातक एक्सपीरियंस था किसके लिए, इंडिया में, तो ट्रोमा घातक। तो इस तरह से आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो है आपने करेक्ट करने हैं, सेंटेंस गलत दिए हुए हैं, इनकरेक्ट दिए हुए हैं, आपने करेक्ट करके लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए पार्ट है शी ग्रीटेड अस इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, तो वेरी फ्रेंडली कभी नहीं होता है, तो ये ध्यान में देना आपने, शी ग्रीटेड अस इन अ फ्रेंडली मैनर। उसके बाद बी पार्ट है दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग टू मी, दिस पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग टू मी, अ पेयर ऑफ शूज, shears, scissors and gloves and trousers को सिंगुलर माना जाता है, किंतु जब अब पेयर ऑफ नहीं रहे, ए पेयर ऑफ नहीं है तो क्या है, तो उसे प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है दैट की जगह दिस आएगा, दिस पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग टू मी। नाउ जी पार्ट है एप्पल्स आर गुड टू बी ईटन, तो गुड टू बी ईटन नहीं होता है, गुड टू ईट होता है, तो एप्पल्स आर गुड टू ईट। एंड एच पार्ट है डू यू हैव रीड हिज लेटेस्ट नॉवल, तो क्या तुमने उसका लेटेस्ट नॉवल पढ़ा है, क्या तुमने, तो हैव यू रीड हिज लेटेस्ट नॉवल। आई है आई शुड लाइक टू ट्रेवल इन द अब्रॉड, तो आई शुड नहीं है, हमें करना नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, वुड लाइक टू ट्रेवल अब्रॉड, तो उसमें आ गया ओ पार्ट आई गो देयर वेरी सेल्डमली, तो वेरी जो है सेल्डमली के साथ कभी नहीं आता है, और कैसे लिखेंगे हम, आई सेल्डम गो देयर। तो इस तरह से ये पेपर सॉल्व हो गया है हमारा, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि आपने किस टाइप से आने वाले एचसीएस मेन एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर करना है। तो उसके लिए आपकी एक तो बार बार जो है ग्रामर की प्रैक्टिस जरूरी है अपनी लैंग्वेज को बनाने, क्योंकि ऐसे में भी आपको खुद लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, प्रेसी में भी खुद लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, और पैसेज के आंसर देते हुए भी जो अगर आप खुद से आंसर बनाएंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो उसके लिए आपने ग्रामर पर प्रैक्टिस करनी है, उस पर फोकस करना है बार बार, और जो है बार बार जो है बना के क्वेश्चन देखने हैं। जैसे एस्से है तो किसी भी टॉपिक को उठाइए और एस्से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और हमारी हेल्प भी आप ले सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स भी मेंस के चले हुए
हैं। क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है और किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जीएस का, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं और अगर आपको लगता है आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो गया है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई है और क्या अभी और करना भी बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। कुष्मांडा IAS सक्सेस अकेडमी फॉर सक्सेस।